Okay guys, welcome to lecture number 2, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने लेक्चर नंबर 1 में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर काम किया था। यहाँ पर हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये कुछ इस टाइप की मिलेगी आपको, ax इक्वल्स टू बी टाइप की। यहाँ पर जो ये b है ये नॉन ज़ीरो होगा। होमोजीनियस में b ज़ीरो वेक्टर होता है, यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा। तो इसको जनरलाइज करते हैं, व्हाट इज़ दिस थिंग, ये एक्चुअल में है क्या। सो सपोज लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। सो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जहाँ पर d1, d2, d3 में से कम एक नॉन ज़ीरो होगा। ठीक, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार करेंगे? जस्ट सो सिंपल, जैसे हमने होमोजीनियस के लिए काम किया था वैसे ही काम करना है। a1 b1 c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3, and here we have variable vector x, y and z, and here we have this d1 d2 d3। अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 में इस मैट्रिक्स को कहा था ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। दिस वी हैव अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, this we have variable matrix, and this is this is column vector। ओके, तो ये फॉर्मेट है ax इक्वल्स टू b, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पर x y z तीनों के तीनों ज़ीरो हो गए तो a इंटू ज़ीरो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि सपोज x ज़ीरो हो गया है। ठीक है, अगर x ज़ीरो है तो a इंटू नल इक्वल्स टू b, और b क्या है? ये नॉन ज़ीरो है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। समथिंग इंटू ज़ीरो इक्वल टू नॉन ज़ीरो, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। ये केवल होमोजीनियस के साथ ही था कि वहाँ पर x इक्वल्स टू ज़ीरो हमेशा सॉल्यूशन बनता है, बट यहाँ पर x इक्वल्स टू ज़ीरो इज नॉट अ सॉल्यूशन। इट इज़ नेवर बी अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सो दिस वी हैव आवर फर्स्ट नोट, हमारा सबसे पहला नोट, x इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इज नेवर बी अ सॉल्यूशन, नेवर बी अ सॉल्यूशन। किसका? ऑफ ax इक्वल्स टू b, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का ये कभी सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, ओके, ये आपको प्रूफ करना है घर से कि वहाँ पर होमोजीनियस, लेक्चर 1 में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर k1 और k2 अगर x1 और x2 हमारे पास दो सॉल्यूशन है, देन x1 प्लस x2 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। बट यहाँ पर ऐसा नहीं। if x1 and x2 these are any two solution of non-homogeneous system, then k1x1 plus k2x2 is also a solution of non-homogeneous system ax equals to b if and only if k1 plus k2 equals to 1। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, बहुत इजी टास्क है, जैसे हमने होमोजीनियस के लिए करा था डेटा वैसी है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो यहाँ पर k1x1 प्लस k2x2 आपका सॉल्यूशन तभी बनेगा जब इन k1 प्लस k2 का सम 1 होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम
का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है, कब ये यूनिक सॉल्यूशन देता है, कब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है और कब ये नो सॉल्यूशन देता है। ठीक, तो नोट पॉइंट, कब ये सॉल्यूशन देगा, कब ये सॉल्यूशन नहीं देगा। सबसे पहले से पहले यहाँ पर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हमारे पास मैट्रिक्स थी, दिस वी है, अभी जो हमने पीछे मैट्रिक्स बनाई थी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Here we have X, Y, Z, and here we have D1 D2 and D3, D1 D2 and D3. यह हमारे पास सिस्टम था AX इक्वल्स टू B। जब हम क्लास 8th और 9th में इस सिस्टम को सॉल्व करते थे तो हम सिस्टम सॉल्व कैसे करते थे? जैसे सपोज हमें कहा जाए सॉल्व x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, सॉल्व दिस सिस्टम। तो हम क्या करते थे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करवाते थे और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते थे, देन इसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालते थे और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते थे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाता था। यही करते थे हम। एक्चुअल में करते क्या थे कि इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करवाते थे ताकि x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। मतलब हम इस पूरे में अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हम यहाँ राइट हैंड साइड पे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो क्यों ना इस वेक्टर को उठाकर भी इस वेक्टर को उठा के यहीं रख दिया जाए, क्योंकि जब काम आपको इस पर भी करना है और इस पर भी करना है तो क्यों ना इन सबको एक साथ रख दिया जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो। तो इस मैट्रिक्स को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, आपको कलर दिखेगा नहीं, ठीक है। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 C3 एंड यहाँ पर हम डॉट लगा रहे हैं। ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला पोर्शन मैट्रिक्स A है, ये पोर्शन हमारा ये वाला है, और जो हम ये राइट हैंड साइड से उठाकर कॉलम वेक्टर लाए हैं इसको उठाकर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। Here we have D1 D2 and D3, क्लियर। ये मैट्रिक्स आपको बताएगी कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन है नहीं है, कितने हैं, कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आपको बताएगा। दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी है? दिस वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ये हमारी ए वाली मैट्रिक्स है, और इस पूरी मैट्रिक्स को हम नाम देना चाहते हैं ए, और हमने इसमें ऐड करा है बी वाला वेक्टर। ठीक है, ए तो था ही हमारे पास, हमने इसमें ऐड करा है बी वेक्टर। दिस होल मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंट मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ ये मैट्रिक्स आपको अब बता देगी सब कुछ, कब सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन नहीं होगा, कौन सी वैल्यूज होंगी वाली जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन भी करेंगे जो इस बार आपके पास जैम में आया हुआ था, बट पहले हम देख लेते हैं वो कौन सी कंडीशंस है जिसके लिए सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। ठीक है, तो पीवट्स को आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पर सारा काम पीवट्स का होने वाला है। ठीक है, तो मैट्रिक्स हम बना लेते हैं अपनी, हम अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3 and here we have D1 D2 and D3। ये हमने पढ़ा अभी।
कि ये मैट्रिक्स हमें सारा कुछ बताएगी कि कब सॉल्यूशन मिलेगा और कब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस वी हैव ए ऑगमेंटेड बी। क्लियर? सो लिखो फर्स्ट, अगर मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ पीवट, इफ नंबर ऑफ pivot in A equals to number of variable, अगर P के अंदर A के अंदर इस वाली मैट्रिक्स में, ये जो A मैट्रिक्स है, इसके अंदर अगर नंबर ऑफ पीवट बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। सेकेंड थिंग, इफ नंबर ऑफ pivot in A equals to number of pivot in A augmented B, मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ पीवट सेम हो जाए, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक। then in this case we have infinite solutions, and last one we have, third one we have, if number of pivot in A is strictly less than number of pivot in A augmented B, then in this case we have no solution. So बस आपको पीवट्स चेक करने हैं, जो हमें आता है पीवट्स चेक करना, हमें आइशेलॉन फॉर्म बनानी आती है, बस वही बनानी है और पीवट्स चेक करने हैं, हम बता देंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपल। ठीक, ओके। तो एक क्वेश्चन कर ले पहले, देन उसके बाद हम जो जैम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व, आपको बताना है कि सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे, ठीक है। सो हियर वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। इस सिस्टम को हम सॉल्व करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर है ही नहीं, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। सो हियर वी हैव 1 1 1, देन 2 2 3 एंड 2 2 2 एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे हम, जो राइट हैंड साइड में है हमारा, उसको भी हम इधर रख देंगे। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है आइशेलॉन फॉर्म में। आइशेलॉन फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज पीवट एंड एवरीथिंग बिलो पीवट इज 0। तो इसके नीचे जो भी कुछ है उसको 0 बनाओ। तो हम क्या करेंगे, हम R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 2R1। सो सबसे पहले तो फर्स्ट रो हम एज इट इज लिख देते हैं। Here we have our first row, then R2 minus 2R1 is 0, R2 minus 2R1 is 0 and R2 minus 2R1 is 1, then R2 minus 2R1 is 0, ठीक। then again R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R3 minus 2R1, so here we have 0, here we have 0, here we have 0 and R3 minus 2R1, here we have 1। अरे ये क्या हो गया, फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज पीवट,
सेकंड रो की सेकंड नॉन जीरो एंट्री इज पीवट और थर्ड रो में पीवट है ही नहीं, तो ये आइशेलॉन फॉर्म बन चुकी है पूरी तरीके से। अब हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। नाउ हाउ मैनी पीवट्स इन ए, pivots in A equals to 2. How many pivots in A augmented B? पहला पीवट, दूसरा पीवट और तीसरा पीवट, ये A augmented B में। Strictly less than pivots in A augmented B, which is 3. Then this system has no solution. This implies this system has no solution. Why it has no solution? Because जब आप इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको फर्स्ट रो से क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, दिस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, देन 0x इंटू 0y इंटू जेड इक्वल्स टू 0, ठीक। बट यहाँ पर y 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 एंड y को आप कुछ भी वैल्यू दे दो, कुछ भी। ये थर्ड वाली जो रो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। ये थर्ड रो एक्चुअल में है क्या, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 1। एक्स वाई जेड को ऐसी कौन सी वैल्यू दोगे आपकी राइट हैंड साइड 1 बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पर ना तो x सेटिस्फाई करेगा, ना ही y सेटिस्फाई करेगा, ना ही z सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0 और इक्वल में लाना है 1, पॉसिबल ही नहीं। मीन्स दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, अब करते हैं हम जो क्वेश्चन आपका जैम में आया है। सो IIT जैम 2020 we have consider the following system of linear equation। आपको इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहली इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल्स 3, x प्लस 2y प्लस mz equals to 5 and x plus 2y plus 4z equals to k। कह रहा है this system is consistent if, this is consistent if, और आपसे पूछ रहा है k और m की वैल्यू कि ये कंसिस्टेंट का मतलब होता है इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना के आइशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। घबराना नहीं है कि अंदर वेरिएबल्स कितने हो गए हैं, ये m और k क्या वैल्यू दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस आइशेलॉन फॉर्म कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, 1 1 5, then 1 2 m and 1 2 4 augmented with 3 5 and k। इसने कंसिस्टेंट पूछा है, हम सब कुछ देख लेंगे। इसका कंसिस्टेंसी भी देखते हैं, इनकंसिस्टेंसी भी देखते हैं, जो भी कुछ पॉसिबल होगा सब देखते हैं। तो इसको आइशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। So first row की first non-zero entry pivot and everything below pivot must be 0. So here we have 1 1 5 and 3. Then R2 minus R1 is 0. R2 minus R1 is 1. R2 minus R1 is m minus 5 and R2 minus R1 is 2. Clear? Then again R3 minus R1 is 0. R3 minus R1 is 1. And here we have minus 1 and here we have k minus 3. Is it okay?
सिंपल ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1 देन R3 माइनस R1, सिंपल ऑपरेशन। ओके, फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री पीवट, दिस वी हैव पीवट एंड एवरीथिंग बिलो पीवट इज जीरो, तो इसको भी जीरो बनाओ। अगेन हियर वी हैव 1 1 5 एंड 3, हियर वी हैव 0 1 m माइनस 5 एंड 2, इसको जीरो बनाना है, सो R3 माइनस R2, सो हियर वी हैव 0 0 एंड R3 माइनस दिस मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1 एंड माइनस m माइनस 5, ठीक, एंड दिस माइनस दिस, और यहाँ पर क्या आएगा आपका k माइनस 3 माइनस 2, ठीक। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास, दिस वी हैव माइनस m एंड प्लस 5 माइनस 1 इज प्लस 4, और ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज k माइनस 5, ठीक। उसने पूछा ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, पहले कंसिस्टेंसी देख लेते हैं इसकी कब मिलेगी। सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वो यूनिक भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब ए के अंदर नंबर ऑफ पीवट वेरिएबल के बराबर है। हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब ए के पास 3 पीवट हो। तो पहला पीवट तो ये रहा, दूसरा पीवट ये है, और इसको पीवट बनने के लिए m की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर m की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई तो 4 माइनस 4 0 बन जाएगा और पीवट की कमी हो जाएगी। तो फॉर सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, लिखो यहाँ पर, फॉर सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन m इज नॉट इक्वल्स टू 4, m 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, m इज नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, सपोज इफ m इक्वल्स टू 4, हम सारे केसेस देख लेते हैं जो जो पॉसिबल हो सकता है। अगर m की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 0, और अगर यहाँ पर k 5 के इक्वल नहीं हुआ एंड k इज नॉट इक्वल्स टू 5, देन यहाँ पर नंबर ऑफ पीवट्स हैं 2, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ पीवट्स मिलेंगे फिर 2, और इस पूरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ पीवट्स मिलेंगे 3, मतलब दिस इम्प्लाई पीवट्स in A is strictly less than pivots in A augmented B, मतलब अगर ये केस है तब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि A के अंदर नंबर ऑफ पीवट्स हो गए 2 और पूरी मैट्रिक्स के अंदर एक ऑगमेंटेड B के अंदर पीवट्स हो गए 3, सो इन दिस केस वी हैव नो सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, अगर M हो गया 4 एंड k की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा आपकी बार, और यहाँ भी 0 है, मतलब यहाँ पर भी 2 ही पीवट है और यहाँ भी 2 ही पीवट मिलेंगे क्योंकि ये 0 बन चुका है। देन इन दिस केस नंबर ऑफ पीवट्स इन A इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीवट्स इन A ऑगमेंटेड B, विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। 2 पीवट है, वेरिएबल 3 है, मतलब इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। If this thing happen, then we have infinite solution, infinite solution। तो ये हुआ आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, जो टिफर, NBHM और जैम में आए हुए हैं या DU में भी आए हुए हैं। जितने भी मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बेस्ड पर, वो हम थर्ड लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू सो मच।